दोस्तों, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका नववर्ष 2026 आपके लिए शुभ हो, ग्रोथ वाला हो और अच्छे अच्छे रिलेशंस आपके बने और आपके लिए हर तरीके से प्रगति को की ओर तत्पर हो। यही मेरी प्रभु से कामना है। साथ में मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। कई बार मेरे को कॉल्स आती हैं वरिष्ठ वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब वो अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और बधाई भी देते हैं कि भाई इस तरह का चैनल आपने स्टार्ट किया है। तो बड़ी खुशी मिलती है जब वो, हालांकि कभी फोन्स आते हैं पर आते हैं तो बड़े डेप्थ में बात करते हैं कि पहले क्या हिस्ट्री थी लीगल और अब क्या स्थिति है जुडिशरी की। तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो पुराने जो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि वो जो ज्यादातर जो बात करते हैं जो सीनियर लोग हैं, जो सुपर सीनियर लोग हैं, जो 80 साल के आसपास हैं, तो उन लोगों ने जिनका रजिस्ट्रेशन 66 का है। चलिए इसी के साथ आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज डिस्कशन करने चाह रहा हूं आपके साथ, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि वो अपने जो खुद के ऑर्डर्स को रिव्यू करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं पिछले कुछ ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ने दिए, फिर उनको वापस लिया, होल्ड किया, खुद के उसको स्टे लगाया खुद के। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को ये सब होल्ड करना पड़ रहा है अपने ऑर्डर्स को, और स्टे लगाना पड़ रहा है, या हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को स्टे लगाना पड़ रहा है जो उसके पास आ रहा है, या वो उसको किसी तरीके से स्टे लगा के कुछ समय ज्यादा लेना चाहता है, क्या उसके पास समय नहीं है? तो इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, आप जानते ही कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस लंबित है। कल ही मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि अगर आज ही अदालतें बंद कर दी जाए, नए केसेस को लेना बंद कर दिया जाए, तो 350 साल में सारे केसेस होंगे। हालांकि टारगेट फाइल्स का सिस्टम भी आ गया है, टारगेट फाइल्स पे लेने लगे हैं, 5 साल 10 साल जो भी है उनको निपटाया जा रहा है। किसी भी तरह से डिसीजन दिया रहा है, सही गलत जैसे भी है, उसको फास्ट तरीके से निपटाया जा रहा है। कई बार आप सेटिस्फाइड भी होते हैं, अनसेटिस्फाइड भी होते हैं, और जो भी आपके जो कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, आप उधर चले जाते हैं, अपील के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे ट्रायल कोर्ट में चाहे कैसा भी डिसीजन हुआ हो, आप सेटिस्फाइड हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, जो भी कारण है, किसी तरह से लिपापोती करके उनको निपटाया जा रहा है। और वो निपटाना भी इसलिए जरूरी क्योंकि ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से जिसको कहा जाता है देशी भाषा में डंडा है, तो किसी तरह से निपटाया जा रहा है और ट्रायल कोर्ट से किसी तरह से उसको खत्म किया जा रहा है। अब बात आई है, जो हम बात कर रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल में ही अगर हम देखें तो पिछले साल में ही सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने डिसीजन, अजीब तरह से डिसीजन लिए जो किसी भी तरीके से पब्लिक को पसंद नहीं आए, किसी भी तरह उनको उचित नहीं लगे, और फिर रिव्यू भी किए गए। तो इसका कारण क्या है? उसका कारण है ओवरबर्डन। क्या सुप्रीम कोर्ट में इतने ज्यादा केसेस हैं कि इतने ज्यादा केसेस लंबित है कि समय सीमा भी तय करी जा रही है। समय सीमा तय करने का कारण भी यही है कि केसेस इतने लंबित हो गए हैं, इतने पेंडिंग चल रहे हैं कि वो सॉल्व ही नहीं हो सकते। क्षणिक भर का टाइम दिया जाता है। बहुत सीनियर जितने भी सीनियर जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए क्षणिक समय दिया जाता है। तो क्षणिक समय जब दिया जाता है तो उसमें क्या आप समझा सकते हैं और क्या नहीं समझा सकते, और उस क्षणिक समय में अगर आपको कुछ समझाना है तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सीनियर लेवल के वकील जो होते हैं, जो 5 लाख 10 लाख 2 लाख रुपए एक हियरिंग के लेते हैं, उस तरह के वकीलों को लिया जाता है। तो अब वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सारे हाई कोर्ट्स भी संभालना है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना है, उसको डिसीजंस भी देने होते हैं, उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना पड़ता है एज ए लीडर। वो गाइड करता है हाई कोर्ट को कि किस तरह से डिसीजन लिए जाए, क्या क्या प्रक्रिया फॉलो करी जाए, क्या चेंजेस किया जाए, क्या अमेंडमेंट्स किए जाए, क्या चीजें नई लाई जाए, क्या चीज हटाई जाए। तो एक लीडरशिप वाला एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को हम लोगों ने
इतना ज्यादा काम दे दिया है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के संभालना मुश्किल हो रहा है। अभी लेटेस्ट केसेस में आपसे बात करता हूं, जो लास्ट ईयर का जो नीट का केस था, खुलेआम पता था कि ये इसमें गफलत हुई है, किसी को पसंद भी नहीं आया। 40-40, 45-45 बच्चे टॉप कर रहे थे और उसमें खुलेआम पता लग रहा था कि वो चीटिंग हुई है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सरकार के प्रेशर में आके, या उसको ज्यादा उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जैसे कि सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है, कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं सरकार के प्रेशर में आके और उसने अगेंस्ट में ऑर्डर दे दिया। जो बच्चे सेलेक्ट हो गए, जो बच्चे रह गए बेचारे रह गए। एनीवेज, मैं सम्मान करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया उसमें मेरी कोई द्वेष भावना नहीं है। जो सोशल मीडिया पे देखा, जो जज किया, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हालांकि जो चंद्रचूड़ जी ने जो डिसीजन लिया उसका मैं रेस्पेक्ट करता हूं। उससे आगे बढ़ते एक और केस हुआ है, जैसे पिछले उसमें हुआ है कि पिछले महीने में हुआ अरावली का डिसीजन जो था, सुप्रीम कोर्ट ने जल्दीबाजी में 100 मीटर की जो डेफिनेशन परिभाषा पूरी ना होने पे, पूरी हुई भी नहीं, और उस पर डिसीजन दे दिया, और उससे ह्यू एंड क्राई, शोरगुल पूरे देश में छा गया। एक अराजकता का सा माहौल छा गया। राजस्थान में तरह तरह के वीडियोस बनने लगे, तरह तरह के सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियोस आने लगे, और लोग बागों में छटपटाहट सी हो गई। इस तरह का डिसीजन देने से पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने डिसीजन को कई बार पढ़ना चाहिए था, मेरा यह मानना है। हालांकि अभी वो लंबित कर दिया है, अपने ही ऑर्डर पे रिव्यू लगा दिया है, और उसको स्टे लगा दिया है, और उसकी अभी फिर से हियरिंग होने वाली है। जो भी उसकी नई डेट है उस पर हियरिंग होगी, और खुद का ऑर्डर ही अगर कोर्ट चेंज करेगा तो खुद का ऑर्डर ही चेंज करेगा और रिव्यू करेगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये दूसरा उदाहरण है। उससे आगे चलते हैं तो अभी जो लेटेस्ट केस है, जो ये कुलदीप सिंह सेंगर वाला केस है, उसमें खुलेआम 25 तथ्य है पूरे, जो जहां के वो एमपी थे, जहां के वो सांसद थे, तो उस सिटी के सारे लोग जानते हैं कि वो उस बंदे ने उस बंदे ने रेप ही नहीं किया। और 25 ऐसे तथ्य हैं जो खुलेआम पता लगा सकता है, कोई नॉर्मल आदमी पता लगा सकता है, जिसमें डिजिटल एविडेंसेस हैं, कुछ डिजिटल एविडेंसेस हैं, कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, सीडीआर रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल एग्जामिनेशंस हैं। मतलब इतने सारे एविडेंसेस हैं जिसमें खुलेआम पता लगा जा सकता है कि रेप हुआ ही नहीं। हालांकि उस केस में भी अभी सुनवाई बाकी है, और नोटिस डाला गया है। प्रार्थी जो है, डिफेंडेंट जो है, उसको डाला गया है कि भाई वो अपना जो भी उसका जो उसके ऑब्जेक्शंस है वो लिखे, वो बताए, जिससे कि अपील ग्रांट की जाए, क्योंकि अपील तो अभी कैंसिल कर दी है, स्थगित कर दी है। पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या पब्लिक के बीच में खुलेआम पता लग गया कि वो केस फर्जी केस है। इसी केस से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। आज ही मैंने वीडियो के मार्फत ये सुना कि एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पोक्समैन से क्लैरिफिकेशन आया है कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, हम सोशल मीडिया के प्रेशर में आएंगे, जो डिसीजन हमें लेना है तो हम लेंगे। तो अगर इस तरह का क्लैरिफिकेशन आया तो इसके पीछे भी मंशा क्या है? कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में है मीडिया के, ये बात तो आप मान सकते हैं ना, तभी तो इस तरह का क्लैरिफिकेशन आया है। नहीं तो क्लैरिफिकेशन आना की कोई मतलब ही नहीं है। हम तो कह नहीं रहे थे कि भाई इस तरह का क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, तो क्यों आ रहा है? यानी कि मीडिया का प्रेशर है, मीडिया ट्रायल का प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पे कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि इतने तथ्य आने के बाद कोई भी आदमी सेटल कर सकता है। और अच्छा, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अपने जो जजेस हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको भी बचा रहा है कि भाई वो एक वन ऑफ द बेस्ट जजेस है, हालांकि गलती सबसे हो सकती है, इस तरह की बातें भी कर रहा है। तो बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल से कमेंट्स, जो अगर आप क्लोजली देखेंगे तो वॉच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर है जजेस पे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे। गलती उनकी कहीं भी नहीं है, वो अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं, मेहनत करते हैं, और काफी केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कल ही मैंने आपको एक वीडियो और बनाया, अगर आपने देखा होगा
तो उसमें मैंने बताया कि भाई समय जो सीमा है वो अब एक समय सीमा लिख के देनी पड़ेगी कि जिसके बीच में एडवोकेट्स को डिस्कशन करना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी और समाप्त भी करनी पड़ेगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा केसेस उल्टाए जाए। तो इतने प्रेशर में कोई कैसे काम कर सकता है, मेरा कहने का मतलब ये। तो कहीं ना कहीं एक बहस होनी चाहिए। वो बहस ये होनी चाहिए कि क्या 4 से 5 स्टेट्स के ऊपर क्या एक सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि ये कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की पोस्ट तो है नहीं, अल्टीमेटली तो केसेस ही सॉल्व करना है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये कोई ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जिसमें कि एक बंदा ही लीडर हो। आप हर 4-5 स्टेट्स पे एक सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं, हाई कोर्ट्स का नंबर भी ज्यादा कर सकते हैं। जब आप जुडिशरी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये सब चीजें हो सकती हैं। क्यों हम एक ही जो सीजेआई है उसके ऊपर पूरे 160 करोड़ लोगों का प्रेशर डाल दें। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर आपका जो भी कमेंट है आप दे सकते हैं, हालांकि आपको अजीब सा लगेगा ये सजेशन, पर जैसा स्थिति देख रही जा रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह के कितने ज्यादा प्रेशर है। आज एक नॉर्मल आदमी, अच्छा हम लोग कुछ बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में जो मैं आपसे शेयर करूंगा अभी, जो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, अगर आप बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आदमी के लीगल राइट्स के प्रोटेक्शन होना चाहिए। वो कैसे प्रोटेक्शन होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स लीगल राइट्स थ्रू फंडामेंटल राइट्स के थ्रू पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 15 तक, स्पेशली आर्टिकल 14 से लेकर 22 तक, विच गारंटीज इक्वलिटी, फ्रीडम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स ड्यूरिंग अरेस्ट, डिटेंशन। चलिए, उन्होंने खूब सारे आर्टिकल्स बता दिए जिसमें ये कहा जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स होने चाहिए। अब प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स कैसे होंगे आप खुद बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट इतना प्रेशर में होगा। बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से आर्टिकल्स आपके बोलते हैं जिसमें आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सब लोग बराबर हैं। आर्टिकल 14 ये कहता है और उस हिसाब से न्याय होना चाहिए। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो यही है, बराबर कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का 1 घंटे का, मतलब एक हियरिंग करना, 1 घंटे का तो समय ही नहीं मिलता। एक हियरिंग के जो बड़े बड़े जो जितने भी एडवोकेट्स है वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं, तो गरीब आदमी तो सुप्रीम कोर्ट तक जा ही नहीं सकता। तो वहीं आर्टिकल 14 का तो यही खंडन हो गया। आर्टिकल 19 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। 19 कहता है कुछ राइट्स ऑफ फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स होना चाहिए और रिगार्डिंग फ्रीडम, कवर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब बातें कहता है। चलिए, आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव लॉस, डबल जेओपेरिडी, इस तरह का कहता है। मतलब कन्विक्शन होनी चाहिए। कन्विक्शन होती कहां है, कहां डिसीजन हो पाते हैं, कहां मेरिट पे केसेस सॉल्व हो पाते हैं, ये आर्टिकल 21 कहता है। आर्टिकल 21 ए कहता है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। संक्षिप्त में बता रहा हूं। आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउ इंडिविजुअल टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स एक्टिंग एज ए गार्जियन ऑफ दीज राइट्स। सबसे बड़ा ये जो आर्टिकल 32 कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और अपने फंडामेंटल राइट्स को आप बचाने की कोशिश करिए या बचाइए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिविजुअल के राइट्स को बचाए। पहुंच ही कहां सकता है, कोई नॉर्मल आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही कहां सकता है, नॉर्मल एडवोकेट नहीं पहुंच सकते, तो सिर्फ वहां पे कुछ ही लोग पहुंच सकते हैं। हालांकि चंद जो नए जो सीजेआई हैं, सूर्यकांत जी, उन्होंने ये भी कह दिया कि जूनियर वकील को भी अब चांस मिलेगा। रजिस्टर पर जिस तरह के सीक्वेंस में लोग आएंगे, जिस सीक्वेंस में केसेस आएंगे, उसी सीक्वेंस में उनको बहस करने का मौका मिलेगा। जरूरी नहीं कि सीनियर लोगों की मोनोपोली रहे, ये भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। बट जो ये आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये प्रोटेक्शन के लिए ही बने हैं। इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए, लीगल राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट को बाध्य किया गया कि वो इनके राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को बचा के रखे। पर सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचना भी एक अपने आप में कमी है।
और बहुत बड़ी कमी है, एक नॉर्मल आदमी पहुंच ही नहीं सकता। और अभी तो और भी आर्टिकल्स अगर मैं बताऊं तो आपको, जैसे आर्टिकल 13 डिक्लेयर लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, वाइल आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस। अरे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। पर यहां तो गरीबियों में अमेरिका तो बहुत बड़ा एक गैप है, गरीब आदमी तो पहुंच ही नहीं पाता, अपनी बात रख ही नहीं पाता। वहां के तो एडवोकेट्स भी अलग ही हैं। नॉर्मल एडवोकेट जो ट्रायल कोर्ट में होता है वो तो जा ही नहीं सकता। वहां 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एओआर जिसको कहते हैं, वही उसी को राइट है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेशर है, वो खत्म होना चाहिए। कुछ मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट्स में मैक्सिमम केसेस जाने चाहिए जिससे कि पूरी तरीके से बात हो, भगदड़ में काम ना हो। कुछ सुप्रीम कोर्ट्स की पावर्स बढ़ानी चाहिए, या तो जजेस बढ़ाए जाए या सुप्रीम कोर्ट बढ़ाया जाए। 4-5 स्टेट में एक सुप्रीम कोर्ट हो तो ज्यादा बेटर होगा। और एक नॉर्मल एडवोकेट कुछ वो जाके अगर वहां पे डिस्कशन कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, पर उनको तो चांस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही वहां पे एक मोनोपोली स्थापित है जिसको सीजेआई तोड़ने की काफी कोशिश करते हैं, पर ये भी संभव नहीं है। क्योंकि जब से भारत का इंडिपेंडेंस मिली है, भारत को स्वतंत्रता मिली है, तब से ये सुप्रीम कोर्ट है, मतलब उसके तब से ही मतलब ये जुडिशरी है। और सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ है उसके बाद ही हुआ है जो भी हुआ है। तो उस बेसिस पे भी अगर आप देखें तो वो ये मोनोपोली तब से ही चलती चली आ रही है, 50-60 साल से, कई दशकों से। उसको तोड़ना अब नए सीजेआई के लिए बहुत मुश्किल है, समय लगेगा। इसी के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे चैनल को अगर आप लाइक करें, अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने मित्रों से बात करें। कुछ भी अगर आपको लगता है तो फोन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, बस एक अपने आप में एक आपसे डिस्कशन है कि किस तरह से हम अपनी जुडिशरी को इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नव वर्ष मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।